हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री लेके आए हैं, जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे। अच्छा, यहाँ हमें पढ़ना है क्या? अगर केमिस्ट्री की बात करें तो भाई पहले तो हमें परिवर्तन जानना चाहिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है? ये एक छोटी चीज है, क्योंकि भाई बिना बेसिक के शुरुआत नहीं किया जा सकता। तो भौतिक परिवर्तन क्या है भाई? जब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, जैसे द्रव्यमान घट बढ़ जाए, है ना, यानी जो आपको दिखाई देने वाली चीज है, लंबाई, है ना, ताप, इन सब में परिवर्तन हो, लंबाई, दाब, ताप, इन सब में परिवर्तन हो, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? या सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं जब उनकी अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कोई भी ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था में बदल जाए, या द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाए, या गैस अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाए, इस तरीके से जो होने वाला परिवर्तन है भैया, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ से जल बनना, जल से जल वाष्प बनना, ठीक है, जल वाष्प से दोबारा जल बनना, और जल से दोबारा बर्फ बनना। तो ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ पे बात खाली इतनी होती है कि ये अपने आकार को परिवर्तित कर देता है, इनके भौतिक गुणों में अंतर आता है, बाकी और कोई अंतर नहीं आता। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे भैया नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे नया पदार्थ बन जाता है, जैसे दूध से दही का बनना। भाई दूध का स्वाद कैसा है, दही बन गया, उसका स्वाद कैसा है। जैसे दहन, लकड़ी है, जला दिया गया, राख हो गया। जैसे जंग लगना, बढ़िया बहुत अच्छा चमकीला लोहा था, अब उस पर जंग लगा, उस पर भूरे रंग की परत चढ़ गई। अभी जंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर कोई नया पदार्थ बना देते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर कोई नया पदार्थ बना देते हैं, तो भैया उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर भैया बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक पक्ष होगा और ये उत्पाद पक्ष होगा। इसे LHS भी कहते हैं, LHS भी कहा जाता है, और इसे RHS भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा लिखा है रिएक्शन को इंडिकेट करने का तरीका। अगर एरो ऊपर की ओर है तो वह गैसीय उत्पाद है, मतलब उस रिएक्शन में गैस उत्पन्न हुआ है और ये ऊपर की ओर उड़ रहा है। अब आप उसे किसी तरीके से रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं। ये अगर नीचे की ओर एरो बना है तो ये अवक्षेप है, यानी वहीं पे शेष नीचे ऐसे बच जाएगा। ये ताप का है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय है, यानी LHS से अगर RHS आ सकता है तो RHS से LHS भी आ सकता है। ऐसे जब रिएक्शन मिले तो वहां पर सिंबल ये लगता है इस वाले एरो की जगह पे। इसका अर्थ क्या होता है? इससे हमें ये मिल रहा है, इससे ये मिलना जरूरी नहीं, मिल सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये लगा है रिवर्सेबल तो भैया अभिकारक से उत्पाद आएगा, उत्पाद से भी अभिकारक आएगा। अब आते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है भैया? उत्प्रेरक का मतलब प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने वाला। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वह तत्व है जो अभिक्रिया को प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हम आपको बार बार जो है प्रेरित कर रहे, नहीं बच्चा पढ़ो, नहीं बच्चा पढ़ो, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके भविष्य अच्छे होगा। हम बार बार आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो हम उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। यही होता है उत्प्रेरक केमिस्ट्री में, ये अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला होता है। बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है?
भैया जब रासायनिक अभिक्रिया को हम तत्व या संकेत द्वारा लिख देते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमने ये बातें कही। अच्छा, जब इसे हम संकेत द्वारा लिख दिए C+O2 एरो लगा के CO2, तो ये संकेतों द्वारा लिख गया, तो संकेतों द्वारा लिख गया तो ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित किसे कहते हैं भैया? जब अभिकारक और उत्पाद में, जैसे इस पक्ष में और इस पक्ष में, इनके परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यदि परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है अभिकारक में, अब भैया उत्पाद में कितने कार्बन हैं? तो 6 कार्बन है। और ऑक्सीजन की बात करें भैया तो यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखते हैं तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो भैया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है। इस तरीके से देखते हैं तो इसमें अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, और जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो भैया वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे कंकाली या ढांचा समीकरण भी कहते हैं, दो नाम और से जानते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में सभी तत्वों के अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। भैया इस तरीके से ये होता है। अब असंतुलित है तो उसे संतुलित करना सीख लेंगे आराम से। कैसे किया जाता है थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करके सीख लेना। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिएगा कि कितना कार्बन है, 1 है, यहाँ 6 है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ 2 है, यहाँ 12 है। तो भैया यहाँ पे अगर हम 6 से गुणा कर दें 12 हो जाए तो भैया यहाँ 6 से गुणा हो गया। अच्छा, 6 से गुणा हो गया तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन तो 12 हो गया, हाइड्रोजन वाला मामला फाइनल हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये। अच्छा, परमाणुओं को काउंट कैसे करते हैं भैया? जैसे लिखा है H2O, यहाँ पे 6 लिखा गया, यहाँ से इनसे गुणा होता है। इस तरीके से परमाणुओं को काउंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे गुणा होता है, जितने भी तत्व लिखे हैं ये जो आगे लिखा हुआ है इनसे इनका गुणा करा दिया करेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, ये 6 भी 8 ऑक्सीजन है। अच्छा, अब देखते हैं कार्बन को भी बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 6 कर देते हैं तो 6 हो गया। अब देखते हैं क्या परिवर्तन आया। 6 कार्बन ठीक है। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। अब देखें इधर तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन 8 है। तो अब कैसे होगा, क्या होगा देखते हैं। 6 कार्बन 12 6 18 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। अच्छा, अब ऑक्सीजन वाला मामला बच रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम 6 से गुणा कर दें भैया तो अब 18 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन लिखा, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 और 6 दूनी 12 12 6 18। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरीके से आप संतुलित कर सकते हैं, तो आप संतुलित करना सीख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे?
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे जो अति आवश्यक है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें भैया, तो मुख्यतः 4 प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब उनका भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब उसके नाम से अर्थ समझेंगे आप, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन भी कहा जाता है और योगात्मक भी कहा जाता है। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अगर आगे की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया के प्रकार की बात की जाए तो होता है भैया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, या विस्थापन भी कह सकते हो इन्हें, और यहां पे होता है द्विविस्थापन। इतनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और अगली बात करें तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर अगला होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, इसे विस्थापन ही लिखे रहो क्योंकि विस्थापन ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। विस्थापन। अच्छा, अब देखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन, संकलन, योगात्मक सब एक ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है भैया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने वाला, ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा मुक्त करने वाला। तो जब उत्पाद पक्ष में ऊष्मा हो तो वो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा, और जब अभिकारक पक्ष में हो तो वो ऊष्मा शोषी कहलाएगा। अच्छा, इसे समझेंगे। ऊष्मा क्षेपी की परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इस तरीके से आप ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी भी जान रहे हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। भैया इसका अपघटन कई तरीके से होता है, ताप द्वारा, विद्युत द्वारा, है ना। तो इन सबको आप पढ़ सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? भैया विस्थापन के लिए आपको एक क्रम जानना होगा, तत्वों का जो है क्रियाशीलता का दर। अगर क्रियाशीलता की दर की बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके है, ऐसे पूरा चार्ट है। अच्छा, इससे क्या करना है भाई? विस्थापन का अर्थ बहुत सिंपल बात से हम लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका घर है और घर से जो है रोटी वोटी कुत्तों को देने की प्रथा है, दी जा रही है। एक रोटी दी गई, बची रोटी केवल एक है, लेकिन यहाँ पे 2 कुत्ते हैं, ए और बी। अब दोनों में से कोई एक ही खाएगा बच्चा, कौन खाएगा? अब उत्तर होगा जो भैया दबंग होगा वही खा लेगा।
भगा देगा दूसरे को। तो यहां पे अगर ए जो है प्रबल है तो ये खा लेगा और इसे भगा देगा। तो अर्थ यहां पे भी विस्थापन वाले में यही है कि जो धातु अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु को उनके आयनों से विस्थापित कर देता है। यही चीज है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इस क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके आयनों से विस्थापित कर देता है। भले ही ये रोटी तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही इसकी नजर पड़ी ये दौड़ के आया और इन्हें भगा देगा, वो खुद भाग जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर कैल्शियम के साथ कोई आयन लिखा है और पोटेशियम वहां पहुंच गया तो ये अपने आयन को छोड़ के चला जाएगा और वो पोटेशियम के साथ चला आएगा उसका आयन। तो विस्थापन अक्रिया यही है, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके आयनों से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन की बात करें तो यहाँ पे परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो जाए द्विविस्थापन अक्रिया कहलाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन की। तो उपचयन क्या है? उपचयन ऑक्सीजन का योग, ऐसी अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अक्रिया कहलाता है। अपचयन क्या है? जस्ट उल्टा, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अक्रिया कहलाता है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे आपको बताते हैं। तो हम चलते हैं आगे की ओर, तो श्रृंखला को बढ़ाते हैं। कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं जो लगभग परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जैसे उनमें है संक्षारण। अच्छा, संक्षारण क्या है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब धीरे धीरे नष्ट होना। जब अब लोहा ही नहीं, कोई भी धातु हो सकता है, धातुएं धीरे धीरे संक्षारित होती हैं। जब कोई भी धातु वायु के, नमी के, अम्ल के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ऐसी ही प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जब धातुएं नमी, अम्ल एवं वायु के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोहे की बात करें, लोहे पर जंग लगना, तो इसका रासायनिक सूत्र है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं इसे, Fe2O3 XH2O। X का मतलब ये निर्भर करता है भैया कि कितना जल है। जैसे किसी धातु को आप 3 जगह रखिए, एक ऐसी जगह जो एकदम खुले स्थान पर हो, एक बंद कमरे में और एक जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड कमरे में रखिए, तो तीनों में जंग लगने की प्रक्रिया में भैया अंतर होता है। तो इसीलिए इसका जो सूत्र होता है XH2O होता है। तो ये संक्षारण हो गया। जब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं तो इसे ही संक्षारण कहते हैं, जिसे आप बढ़ा चढ़ा के जैसे भी लिखना चाहें, लेकिन मेन टॉपिक यही है। अच्छा, इसे हम बच कैसे सकते हैं, इससे बचाव कैसे किया जाता है? तो भैया पेंटिंग से, ग्रीसिंग से या सद लेपन से। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं ये क्या है। पेंटिंग, सब लोग इससे परिचित हैं। किसी भी लोहे पर पेंट कर दिया जाता है। ग्रीसिंग यानी उस पे ग्रीस लगा देते हैं भैया, ग्रीस लगा देते हैं, तब भी उस पे उसका जो संपर्क है वो वायु के साथ नहीं होने पाता है, उसकी सतह का संपर्क वायु और जल के साथ नहीं होने पाता है, वह संसारित नहीं होता है। यसद लेपन भी एक प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल आप चलाते हैं, उसके ऊपर जो हैंडल लगा होता है, हैंडल पे यसद लेपन की क्रिया की जाती है। अगर हम लोहे पे बात करें भैया, तो इस पे भूरे रंग की परत जमती है, तांबे पर हरी रंग की परत जमती है और चांदी पर काली रंग की परत जमती है। तो यहाँ पे 3 बिंदु हमने लिया है, हो सकता है 1 नंबर में ऐसे पूछे जाएं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, हम सक्रियता श्रेणी पर। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो धातुओं की क्रियाशीलता को बताता है।
धातुओं की क्रियाशीलता को बताता है, अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम ही सक्रियता श्रेणी है। अब यहाँ पे हमने सक्रियता श्रेणी के तत्वों को लिखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सोना और चांदी। ये इनके क्रियाशीलता का घटता क्रम है, अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो वह पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील की बात करें तो भैया चांदी है। तो ये इनकी क्रियाशीलता का घटता क्रम है। जैसे अभी आपको हमने विस्थापन प्रक्रिया और द्विविस्थापन प्रक्रिया बताया था, वहां पे ये इसी तरीके से विस्थापित करता है। जैसे मैग्नीशियम आ गया और आयरन के कोई आ गए तो भैया मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन वाले को उनके आयन से विस्थापित करके अपने साथ ले आएगा, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। बात करें साबुनीकरण की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन के साथ गर्म करके सोडियम या पोटेशियम लवण बनाया जाता है। ये क्या है, साबुनीकरण है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। इस तरीके से ये साबुनीकरण हो गया। अच्छा, इनके रिएक्शन, मिश्रण निर्माण, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि समय के अभाव में बेटा हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, व्यस्तता बहुत होने के कारण मैंने किसी तरीके समय निकाला, मैंने जितना कहा था उतना अभी पूर्ण नहीं कर पाया हूं। फिलहाल आप पढ़िएगा, किताबों से पढ़ के देख लीजिएगा, लेकिन हम ये जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आपके मैथ के प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होगी। वहां पे मैं 100% लेके चलूंगा, क्योंकि मैथ के वाले सिलेबस में मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा के पहले से ही रखा है। अच्छा, इसमें और साइंस में जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिएगा, एकदम रिलैक्स माइंड होकर दीजिएगा कि जितना पढ़ेंगे बहुत बेटर है और इसी में से आना है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा, सबसे अहम चीज होता है रिलैक्स होना। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।